हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जिनकी संख्या 100 होगी। यानी कि टोटल हम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि कारण यही है कि अगर 100 क्वेश्चन एक ही क्लास में देखें तो हमारी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम टोटल 25 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन 25 नहीं 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम डेली देखने वाले हैं, जो कि व्याख्या सहित होंगे। मतलब साथ में जो ऑप्शंस भी होंगे ना, उन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। और इस अकॉर्डिंग जब तक आपके 100 क्वेश्चन होंगे तब तक आपका पाचन तंत्र का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। मतलब डबल तैयारी एक साथ ही। और ये जो आपकी लेक्चर सीरीज रहने वाली है, ये आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, RS हो, UPSC, रेलवे, SSC, रीट, RPC, नीट, जो पशु परिचर है, रेलवे है, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि उनमें जनरल साइंस में आपका पाचन तंत्र टॉपिक जरूर देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। वो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है टाइलिन, सेकंड है लाइसोजाइम, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारी बॉडी की हम बात करें तो इसमें आपको 3 जोड़ी लार ग्रंथियां देखने को मिलती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। एक आपकी हो जाएगी पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगी, पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरी आपकी हो जाएगी अधोजंब ग्रंथि। और एक आपकी अधोजीव्या ग्रंथि हो जाएगी, अधोजीव्या ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, ये कर्णपूर्व ग्रंथि भी कहते हैं, हमारे कान के पीछे की ओर पाई जाती है। अधोजीव्या ग्रंथि जो आपका जबड़ा होता है ना, उस जबड़े के अंदर देखने को मिलती है। और अधोजीव्या ग्रंथि होती है जिसे हम सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, ये हमारी जीभ के पीछे वाली साइड में देखने को मिलती है। इनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है उसको हम लार कहते हैं, सेलाइवा कहते हैं इनको, सेलेवरी ग्लैंड्स, इनको सेलाइवा कहते हैं। और सेलाइवा में क्या होता है कि जल की मात्रा होती है और जल के साथ में बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। और साथ में आपको 2 एंजाइम भी देखने को मिलते हैं। एक तो टाइलिन होता है जिसे हम टाइलिन या फिर इसे एमाइलेज भी कहते हैं, और एक होता है लाइसोजाइम कहते हैं। और ये जो लार सिक्रेट कहाँ होती है, तो ये आपकी मुख गुहा में स्रावित होती है, ये भी याद रख लेना। तो आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, दोनों ही इसके राइट आंसर है। टाइलिन या एमाइलेज क्या करता है, तो ये स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च यानी कि मंड या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम जो होता है ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि मुख गुहा में स्रावित होता है, तो स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये क्वेश्चन बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? तो कहां से शुरू होगा? वो आंसर आपका होना चाहिए मुख गुहा से शुरू होगा। ठीक है, मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पूछ ले, या फिर सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाचन कहां से शुरू होता है, पाचन कहां से शुरू होता है, तो ये भी आपका आंसर मुख गुहा हो जाए। ठीक है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनमें से मुख में कौन से पदार्थ का पाचन होता है। अभी मैंने बता दिया कि मुख के अंदर कौन से पदार्थ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो आपकी माल्टोज शर्करा होती है, एक्चुअली स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है, मंड जिसे कहते हैं, उसको माल्टोज में बदल दिया जाता है, माल्टोज में बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम, टाइलिन, रेनिन या पेप्सिन? तो यहाँ पर आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, टाइलिन या एमाइलेज होता है, एमाइलेज भी कहते हैं इसे। ये क्या करता है? माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। मतलब स्टार्च एक लंबी श्रृंखला होती है, माल्टोज 2 ग्लूकोज के अणुओं की श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे माल्टोज का फॉर्मेशन कर लेता है। रेनिन जो होता है ये दूध का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। कहां पर पाया जाता है? तो आमाशय में होता है, ये आमाशय में पाया जाता है। ठीक है ना, आमाशय, स्टोमक में। और पेप्सिन भी आपको आमाशय में ही देखने को मिलता है, आमाशय में। काम क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। कड़वे की जानकारी, कड़वे की जानकारी है वो जीभ के किस भाग से प्राप्त होती है? कड़वे की, जब हम खाना खाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कड़वा है या मीठा है या नमकीन है? तो आपका जो जीभ का हम पार्ट देखिए, जीभ के देखिए पीछे वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है, कड़वे का। मतलब इसका आंसर तो आपका पीछे वाला पश्च भाग हो जाएगा। पश्च जो पार्श्व भाग होता है ये आपके खट्टे स्वाद को अनुभव करवाता है, खट्टे स्वाद का। ठीक है, पीछे का जो पार्श्व भाग होता है, साइड का भाग, ये आपको खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। और आगे वाला जो भाग होता है ये मीठे स्वाद का अनुभव करवाता है, सबसे आगे का भाग।
और ये आगे का जो पश्च भाग होता है ये क्या करता है, नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है। तो जीभ के ये अलग अलग पार्ट होते हैं। आगे वाला जो पार्ट होता है ये मीठे स्वाद का अनुभव करवाता है, और अग्र पश्च भाग जो होता है ये आपको नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है। सबसे पीछे का भाग होता है ये आपको कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है, और पश्च पार्श्व भाग जो होता है ये खट्टे स्वाद का अनुभव करवाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। एक वयस्क व्यक्ति के दंत सूत्र की बात करें तो क्या होगा। देखिए इनमें जो दांतों की हम बात करें तो पहले आपके इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, दोनों जबड़ों में ही। और सूत्र लिखेंगे तो इस प्रकार से ही हम लिखते हैं और फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल दांतों की संख्या आ जाती है। जो दांत जो होते हैं इसमें द्विबार दंती कह देते हैं, क्योंकि 2 बार दांत आते हैं। विषम दंती होती है हेट्रोडोंट, और थीकोडोंट होते हैं, गरत दंती होती है। जो आपकी हड्डी होती है उस हड्डी में धसे हुए पाए जाते हैं। दूध के दांतों की संख्या पूछे तो 20 हो जाएगी। उसमें आपके प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं, और इसके अलावा हम बात करें तो मोलर्स होते हैं, उनके 2 दांत एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 20 दांत होते हैं दूध के दांत। और द्विबार दंती होते हैं, यानी कि 2 बार आते हैं, लेकिन प्रीमोलर्स केवल 1 बार आते हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो सूत्र फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके इंसाइजर है। जब हम बात करें आपके जबड़े की, हम बात करें तो इस जबड़े को हमें आधा आधा बांटना है। ये वाला नीचे लिखते हैं, ये वाला ऊपर लिखते हैं। तो इसमें हम बात करें तो आपके 2 तो इंसाइजर हो जाएंगी, 1 आपका केनाइन हो जाएगा, ठीक है, 2 प्रीमोलर्स हो जाएंगे, 2 प्रीमोलर्स हो जाएंगी, और 3 आपके मोलर्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2, 1, 2, 3। अब इसको हम डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 1 3, 2 5 6 7 8, 8 दूनी 16, मतलब एक जबड़े में 16 हो जाएंगी, और दोनों में ऊपर और नीचे के दोनों की मिलाएंगे तो ये टोटल 32 हो जाएगी, ठीक है। 8 8 16 ये हो ना, 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको भाग नहीं देना, जोड़ना है, इनको 32 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको पूछ ले, ये वाला फॉर्मूला पूछ ले दूध के दांतों का, तो दूध के दांतों का ये फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। देखिए आपने दांत की स्ट्रक्चर देखी होती, जो व्हाइट कलर का पार्ट पाया जाता है ना दांत के ऊपर, वो सबसे कठोर होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है मानव शरीर का। जब दांत की संरचना देखते हैं तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर वो देखने को मिलती है। ये ऊपर कवरिंग पाई जाती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो कि व्हाइट सबस्टेंस होता है। दांत का जो मुख्य भाग होता है वो आपका बना होता है डेंटाइन से, डेंटाइन से निर्मित होता है दांत का मुख्य भाग, ठीक है। यहाँ पर इसके मसूड़े पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे की ओर इसमें जड़ देखने को मिलती है, जिनसे तंत्रिका तंत्र वगैरह ये निकले रहते हैं, ठीक है। और बीच में मज्जा गुहा पाई जाती है, ये चीज आप याद रखिएगा। मेन आपको क्वेश्चन यही बन सकता है, एक तो हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है तो इनेमल हो जाएगा, और एक डेंटाइन इसका मुख्य भाग होता है दांत का, ठीक है। मज्जा गुहा इसके बीच में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है इनेमल बना होता है। इनेमल जो होता है किसका बना होता है, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, या सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कैल्शियम फोस्फेट जो होता है, हमारी हड्डी भी किससे बनी होती है, कैल्शियम फोस्फेट की, और वही कैल्शियम फोस्फेट आपके इनेमल में पाया जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एक तो सबसे हार्डेस्ट या सबसे कठोर उत्तक कौन सा होता है, तो कठोर उत्तक पूछे तो आपकी हड्डी हो जाएगी, बोन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे हार्डेस्ट पदार्थ पूछे तो आपका इनेमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य के दांत होते हैं, तो मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं। 3 टर्म बताई थी हमने, एक तो विषम दंती होते हैं, विषम दंती मतलब 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ये। और हमने बात की थी, एक तो आपका इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इंसाइजर मतलब ग्रंथक, केनाइन्स मतलब रदनक, प्रीमोलर मतलब अग्रचर्वणक, और मोलर्स मतलब चर्वणक। के इंसाइजर का कार्य होता है काटने का, पीसने काटने का कार्य होता है। केनाइंस का कार्य है चीरने फाड़ने का, मांसाहारी जंतु में ज्यादा विकसित होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है पीसने का, ठीक है। तो विषम दंती होते हैं। दूसरा आता है कि ये थीकोडोंट यानी कि गरत दंती होते हैं, गरत दंती। दूसरा जो होता है गरत दंती, जो आपकी हड्डी होती है इस प्रकार से, तो उसमें ये धसे हुए पाए जाते हैं दांत जो होते हैं, ठीक है। और एक होता है डाइफायोडोंट यानी कि द्विबार दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, तो 2 बार आते हैं ये दांत। तो हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और डाइफायोडोंट ये सभी आपकी विशेषता है मनुष्य के दांतों की। तो ऑप्शन सी नहीं दे होगा, डी आपका राइट आंसर। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन करते हैं। हिपेटोलॉजी के अंदर, ऑस्टियोलॉजी के अंदर, ओडेंटोलॉजी के अंदर, मायोलॉजी के अंदर। देखिए मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है, मायोलॉजी में हम पेशियों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में हम अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत हम यकृत यानी कि लीवर का अध्ययन करते हैं, यकृत का जो अध्ययन करते हैं उसे हिपेटोलॉजी कहते हैं। और ओडेंटोलॉजी के अंदर हमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन है, वो साथ साथ में बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है दांत बने होते हैं, दांत किसके बने होते हैं। अभी मैंने बताया था
कि दांत मुख्य रूप से हम बात करें तो कैल्शियम और फोस्फेट के बने होते हैं। तो नाइट्रोजन सल्फर नहीं होगा, मैग्नीशियम आयरन नहीं होगा, सोडियम कोबाल्ट नहीं होगा, तो ये कैल्शियम और फोस्फोरस के बने होते हैं दांत, कैल्शियम और फोस्फोरस। 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन यहाँ पर कौन सा दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 20, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, द्विवार दांतों की संख्या 20 होती है और कुल रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। देखिए मैंने आपको बताया है कि स्थायी दांत कौन से होते हैं, स्थायी दांत होते हैं और एक होते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत, ये अस्थायी दांत वो होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, जो कि पड़ने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जिसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था 20 2102 और 2102, ये फॉर्मूला बताया था मैंने दूध के दांतों का, जबकि स्थायी दांतों का फॉर्मूला बताया था 2123 और 2123, ये याद रखेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो स्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, ये गलत हो जाएगा, 32 होती है स्थायी दांतों की संख्या। अस्थायी दांतों की संख्या की हम बात करें तो 20 होती है, ऐसा ये आपका सही हो जाएगा। असत्य कथन देखना था हमें, तो पहला ही गलत हो गया ना। फिर बात करते हैं द्विवार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है, तो द्विवार दंती दांतों की संख्या 20 होती है, द्विवार दंती जो आते हैं 20 होती है। और कुल रदनक दांतों की संख्या की हम बात करें तो ये 4 होती है, रदनक केनाइन्स टोटल 4 होती हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट जो, ये तो सही लगा दिया ना मैंने टिक, गलत की टिक लगाना तो गलत आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, जबकि अस्थायी 20 होते हैं, द्विवार दंती 20, द्विवार दंती। देखिए यहाँ पर जो इंसाइजर होते हैं ये द्विवार दंती होते हैं, केनाइन्स होते हैं द्विवार दंती, प्री मोलर्स एक बार दंती होते हैं और मोलर्स के 2 दांत होते हैं वो द्विवार दंती होते हैं। 2 2 4 8 ये हो गए आपके केनाइन्स की हम बात करें तो 4 ये और 2 2 4 8 ये हो गए, 8 4 12 8 20 होते हैं द्विवार दंती, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हाथी में कौन सा दांत है वो गजदंत के रूप में बाहर निकला रहता है। हाथी में आपने देखा होगा बाहर की ओर जो व्हाइट कलर में जो दांत निकले रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, किस प्रकार के दांत होते हैं, ये ऊपरी जबड़े के केनाइन्स, निचले जबड़े के इंसाइजर्स और ऊपरी जबड़े के इंसाइजर्स। देखिए इसकी हम बात करें तो आपके ऊपरी जबड़े के इंसाइजर्स हो जाएंगे, ये ऊपरी जबड़े के इंसाइजर्स जो होते हैं वो बाहर निकले रहते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि मिलान करना, इंसाइजर यानी कि कृंतक का कार्य क्या होता है, चीरने फाड़ने का। केनाइन्स यानी रदनक का कार्य होता है भोजन को काटने का। प्री मोलर्स है इनको भोजन को चबाने का और मोलर्स का भोजन को चबाने का कार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इंसाइजर जो होते हैं ये चीरने फाड़ने का काम नहीं करते, ये तो आपके काटने का काम करते हैं, काटने का, ठीक है ना। और केनाइन्स होते हैं ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का। यहाँ पर कूट नहीं दे रखा है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, कूट के अकॉर्डिंग आंसर था लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन ये मिलान कर लेना और अच्छे से यही आंसर होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी सेलावरी या लार ग्रंथियां देखने को मिलती है, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी या 12 जोड़ी, ठीक है ना। तो ये मैं बता चुका हूं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कर्णपूर्वा ग्रंथि, कर्णपूर्वा ग्रंथि जो कान पे पाई जाती है जिसे पैरोटिड कहते हैं। एक आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि अधोजिह्वा ग्रंथि कहलाती है, अधोजिह्वा, और एक अधोजंब ग्रंथि सब मैंडिबुलर। तो ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं 3 जोड़ी के रूप में जो लार का सिक्रेशन करती है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है, कौन सी जो लार ग्रंथि नहीं है। कर्णपूर्व ग्रंथि लार ग्रंथि है, अधोजंब ग्रंथि लार ग्रंथि है, अधोजिह्वा लार ग्रंथि है। तो इनमें से कौन सी भी नहीं है जो लार ग्रंथि नहीं, मतलब ये तीनों ही लार ग्रंथि जो कि एक एक जोड़ी पाई जाती है। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लार का पीएच कितना होता है। लार के बारे में हमने महत्वपूर्ण चीजें पता कर ली थी कि लार ग्रंथियां कितनी होती है, क्या क्या सीक्रेट होता है इससे, कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इन सभी की हमने कल के लेक्चर में बात की थी। तो लार का पीएच कितना होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 6.8, सेकंड है 1.2, थर्ड है 10 और फोर्थ है 2। तो इसमें होता क्या, देखिए लार के अंदर आपको H2 बाइकार्बोनेट मिलेगा, HCO3 जल मिलेगा और 2 आपको एंजाइम देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो पीएच होता है ना इसका लार का वो 6.8 होता है, ठीक है। लार में 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन को एमाइलेज कहते हैं और एक लाइसोजाइम होता है जीवाणु को नष्ट करता है, और टाइलिन या एमाइलेज होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। ये 1.2 पीएच जो होता है ना ये कहाँ का होता है, तो ये आपके आमाशय का होता है, ये भी याद रखना। आमाशय में जो पीएच होता है वो 1.2 होता है क्योंकि यहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या। लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणुओं को नष्ट करना, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, थर्ड है प्रोटीन का पाचन करना और फोर्थ है वसा का पाचन करना। तो लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य जो है वो है जीवाणुओं को नष्ट करना। ये जीवाणु की कोशिका वृत्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि जीवाणु को नष्ट करना इनका मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की हम बात करें तो ये आपका टाइलिन करता है जो स्टार्च का पाचन करता है, टाइलिन या एमाइलेज होता है वो। और प्रोटीन के पाचन से संबंधित आप पेप्सिन याद रख सकते हैं जो आमाशय में होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी होते हैं जो आंत में पाए जाते हैं, उनकी हम बाद में बात करते हैं। लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। ज्यादातर आपकी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है। देखिए ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, एक आपकी होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि।
और एक इनके मध्य में हम बात कर सकते हैं जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, नलिकाएं एब्सेंट होती है। जैसे कोई भी द्रव जो निकलता है ना वो नलिकाओं के माध्यम से आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो नलिकाएं इनमें नहीं पाई जाती है। अंतःस्राव में ये क्या करती है, जो सिक्रेशन करती है वो हार्मोन होता है, इनका जो सिक्रेशन होता है वो हार्मोन होता है, हार्मोन, ठीक है। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इनमें नलिकाएं पाई जाती है और इनका स्राव नलिकाओं में होता है। ये मुख्य रूप से जो इनका स्राव होता है वो एंजाइम होता है, ये एंजाइमों का सिक्रेशन कर देती है। अंतःस्रावी के उदाहरण आप याद रख सकते हैं जितने भी आपकी हाइपोथैलेमस है, इसके अलावा आपकी हम बात करें थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, ये आपकी अंतःस्रावी हो जाएंगी। बहिस्रावी में देखिए आपकी एक तो स्वेद ग्रंथि जो पसीना का सिक्रेशन करती है, इसके अलावा आपकी इसमें सेलेवरी ग्लैंड्स है वो बाह्यस्रावी के अंतर्गत आ जाती है। मिश्रित ग्रंथि के अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप अग्नाशय के रूप में याद रख सकते हैं, अग्नाशय ग्रंथि जिसमें एंजाइमों का सिक्रेशन भी होता है और हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा लार किस प्रकार की ग्रंथि, अंतःस्रावी है, बहिस्रावी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं, तो मैंने बता दिया ये बाह्यस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जीवा पर कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जिसके कारण हम स्वाद का अनुभव करते हैं। कि जीवा पर ऐसी कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती है जैसे हमें पता चलता है कि स्वाद का, हमें पता चल जाए कि मीठे का, कड़वे का, नमकीन का, खट्टे का, ये जो स्वाद हमें किसकी वजह से पता चलते हैं, कौन सी संरचनाएं आपको जीवा पर देखने को मिलती है। पिछले लेक्चर में हमने जीवा के बारे में बताया था कि कौन से भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है। देखिए स्वाद कोशिकाएं पाई जाती है, स्वाद ग्रंथियां या स्वाद कलिका या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वाद कलिकाएं जो होती है वो पाई जाती है जो स्वाद का अनुभव करवाती है। 20 नंबर का क्वेश्चन मिलान करना है, भोजन के पाचन की शुरुआत है वो कहां से होती है, मुख से होती है, बिल्कुल सही है आपका। मुख लिख सकते हैं, मुख लिख सकते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहां होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो पेप्सिन करता है, पेप्सिन, और ये कहां पाया जाता है, ये आपकी आमाशय में मिलता है। वसा का सर्वाधिक पाचन ये छोटी आंत में होता है, लाइपेज आपकी छोटी आंत में ज्यादा एक्टिव रहता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां होती है, तो ये आमाशय में होती है क्योंकि वहां पर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन बन जाता है कि वसा के पाचन की शुरुआत, तो वसा के पाचन की शुरुआत ना वो आपकी किसमें होती है, वो आपके आंत में होती है, छोटी आंत में होती है, ये ध्यान रखना। तो ये सभी पॉइंट मिले हुए हैं और सभी आपके सही हैं, तो यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन वो निकल करके आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, इनमें से कौन सा आहार नाल का पार्ट है जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। गर्सनी में, गर्शिका में, दोनों में और मुख गुहा में। देखिए जब आहार नाल की हम बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की होती है, थोड़ा सा रफली डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये आपका आमाशय हो गया, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना तो थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ये आपका आमाशय होगा, ये छोटी आंत होगी, ये नीचे बड़ी आंत हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर बड़ी आंत जो होती है थोड़ी सी व्यास ज्यादा होता है और कुंडलित होती है। यहाँ पे आपका रेक्टम होता है, ये बाहर की तरफ खुल जाता है। रफली डायग्राम समझ लीजिए, ये आपकी मुख गुहा होती है, मुख गुहा में तो मैंने बताया कि पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आती है आपकी गर्सनी, गर्सनी जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। फिर आता है गर्शिका, गर्शिका में भी पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, इसमें कर्माकुंचन गतियां पाई जाती है जिससे भोजन आगे बढ़ता है। फिर आता है स्टोमक यानी कि आमाशय, आमाशय में पाचन होता है। छोटी आंत का ग्रहणी है, इधर आपका इलियम है, जेजुनम है, इनमें भी पाचन की क्रिया होती है, आंत के अंदर छोटी और बड़ी आंत दोनों में ही पाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो मुख गुहा में तो पाचन होता है, तो ये तो होगा नहीं, और इन दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा होता है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कौन सा होता है, एक बार देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिए। यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रक्चर को समझना, ये इस प्रकार से ना यहां से निकली रहती है। एक बार थोड़ा सा यहां मिटा, यहाँ पे आने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक आपकी श्वास नली का निर्माण करता है, ट्रेकिया का, ठीक है, और एक जो पीछे वो गलेट बोल सकते हैं, गलेट का फॉर्मेशन करता है या फूड पाइप का निर्माण करता है। ये जो पार्ट होता है ना, मुख गुहा वाला पार्ट, इसमें तो अलग अलग होते हैं दोनों छिद्र, ये अलग होता है, ये अलग होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे कॉमन पार्ट बना देते हैं, दोनों का कॉमन पार्ट होता है। इस कॉमन पार्ट को हम क्या कहते हैं, गर्शिका, गर्सनी, आमाशय या मुख, तो गर्सनी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये गर्सनी होती है, इसके बाद में गर्शिका स्टार्ट होती है जो कि आपकी इसमें कहलाती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है भोजन। देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रख लेना, बता देता हूं कि यहाँ पर इसको बंद रखने के लिए एक एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन पाया जाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना तो ये एपिग्लोटिस इस श्वास नली को ढक लेता ताकि भोजन के कारण इस श्वास नली में न जा पाए। अगर इसमें चले गए ना तो कुछ दिक्कत होती है, जैसे हमें हम बोलते हैं ना मारवाड़ी में अड़सून चल गई या फिर खांसी वगैरह आती, तो इसी समय आती है हमारा थूक वगैरह, या फिर कह सकते हैं कि मुंह के अंदर जो भी चीज होती है, पदार्थ होता है वो इसके अंदर चला जाता है, इस कारण से हमें वो खांसी बोल सकते हैं, कफ बोल सकते हैं, वो आता है, तो इससे बाहर निकल जाने के बाद नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो एपिग्लोटिस ढक्कन होता है तो इसको ढक करके रखता है। 23 नंबर का कि भोजन गर्सनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। भोजन गर्सनी से किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है, अभी तो बताया था मैंने, ये आपके गलेट से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है, गलेट से, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रास नली में भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। देखिए आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ।
ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हृदय के पास में होता है। यहाँ पर एक कार्डियक वॉल पाया जाता है, इसको हम कार्डियक पार्ट कहते हैं, कार्डियक पार्ट कह देते हैं, और इसको कार्डियक वॉल कह देते हैं, कपाट। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा ये वाला जो भाग होता है, ये फंडिक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट, जिसे मुख्य पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी पार्ट होता है, और यहाँ पर होता है एक जो कि आपकी पाइलोरिक पार्ट कहलाता है, पाइलोरिक भाग कहते हैं इसे। ठीक है, ये पाइलोरिक वाल होता है। यहाँ पर ये वाला भाग तो आपका पाइलोरिक हो जाएगा, और यहाँ पर जो वाल होता है वो पाइलोरिक वाल हो जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से 3 पार्ट याद रखेंगे, ऊपर वाला कार्डियक, फिर फंडिक, और फिर आपका पाइलोरिक। तो यहाँ पर पूछा भोजन सर्वप्रथम किस में पहुंचता है, तो कार्डियक पार्ट में पहुंचता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बड़ा फंडिक हो जाएगा। आमाशय और गर्शिका के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है, आमाशय और गर्शिका के मध्य, अभी तो हमने बताया था आमाशय और गर्शिका के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है वो अलग प्रकार के दे दी। देखिए, जठर निर्गमी कपाट, जठरागम प्रकाट, द्विवलन कपाट या त्रिवलन। द्विवलन और त्रिवलन ये तो आपके हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम आमाशय की बात करते हैं, आमाशय में बात करें तो यहाँ पर जो कपाट होता है इसको हमने क्या नाम दिया था, तो कार्डियक कपाट नाम दिया था। ठीक है, एक नाम और कहते हैं कि यहाँ से भोजन है वो इसके अंदर आता है। ठीक है ना, आता तो आगम आएगा तो भोजन क्या हो गया, आगम हो जाएगा, तो ये आपका जठरागम कपाट हो जाएगा। यहाँ से भोजन जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ से भोजन जाता है तो इसको निर्गमी मतलब त्यागा जाता है, तो ये जठर निर्गमी कपाट हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखना ऐसे। वैसे इसको पाइलोरिक कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। 26 है कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है। गैस्ट्रिक जूस का स्रावन किस में होता है, आमाशय में होता है। और गैस्ट्रिक जूस में देखिए आपके एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक तो पेप्सिन होता है, एक आपका रेनिन होता है जो कि केवल बच्चों में देखने को मिलता है, और एक कुछ मात्रा में लाइपेज होता है, वो डीएक्टिव रूप में होता है। ठीक है, याद रख सकते हैं इसमें। और HCl होता है और म्यूकस होता है। ये चीजें आपको गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूध का पाचन, लाइपेज होता है बहुत ही मतलब 0.1 सेकंड के लिए भी थोड़ा सा एक्टिव होता है। HCl होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, आमाशय होता है। 27 है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध में कैसिन होती है या ओसिन या लैक्टोज या ग्लोबिन। देखिए, ओसिन तो आपकी हड्डी में पाई जाने वाली प्रोटीन है, हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबिन आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन होती है, ये आपके दूध में पाई जाती है, जिसको पैराकेसिन में बदला जाता है रेनिन एंजाइम के द्वारा। शुगर पूछ लेगी, शुगर कौन सी होती है, तो उसमें लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। और जब दूध को दही में बदल दिया जाता है तो उस दही में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। ये 3-4 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, लैक्टिक एसिड। 27 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो आमाशय से स्रावित नहीं होता है, आमाशय से नहीं निकलता है। रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज और ट्रिप्सिन। लेकिन मैंने अभी इनके नाम बताए थे। रेनिन स्रावित होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज बहुत कम मात्रा में यहाँ से निकलता है। इसको जठर लाइपेज इसलिए कहते हैं क्योंकि आंख से भी लाइपेज निकलता है, इस कारण जठर लाइपेज कहते हैं। लेकिन ट्रिप्सिन नहीं निकलता है। ये ट्रिप्सिन आपकी क्या होता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन में सहायक होता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये है टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, पेप्सिन और लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। लेकिन पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और यही इसका राइट आंसर होगा। आज का हमारा देखिए अंतिम क्वेश्चन है, HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है। HCl का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है, तो मुखगुहा से। मुखगुहा के बारे में हमने पढ़ लिया, इसमें तो कोई HCl हमें मिला नहीं। गर्सनी में कोई भी चीज श्रावित नहीं होती, सिर्फ म्यूकस उपस्थित होता है। गर्सिका में नहीं होता, मतलब आमाशय हो जाएगा। आमाशय में जठर रस का सिक्रेशन होता है और इसमें कुछ अम्लजन नामक सेल्स पाई जाती है, अम्लजन कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक सेल जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या करती है, HCl का श्रावण करती है। और HCl का जो माध्यम होता है वो एसिडिक प्रकार का बनाती है, क्योंकि एसिडिक में ये जो पेप्सिन है, रेनिन है, ये एक्टिवेट होते हैं। एसिडिक माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ये सक्रिय होते हैं। और इसका जो पीएच होता है वो 1.2 आप याद रख सकते हैं, लगभग ये पीएच होता है आमाशय का। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन। फ्लोराइड की अधिकता से दांतों में कौन सा रोग होता है। अगर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए, फ्लोराइड की मात्रा, तो कौन सा रोग होगा। गोइटर डिजीज, ये तो आपका आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। गलगंड डिजीज कहते हैं इसे। फ्लोरोसिस, ये हो सकता है फ्लोरोसिस, तो यही होगा इसका राइट आंसर। और भी बात कर लेते, देखिए लीवर सिरोसिस जो होता है, ये आपका कर्मी जनित रोग होता है, कर्मी जनित रोग होता है, जो प्लेटा एलिमेंट्रीज के सदस्य है, जिसे हम फेसियोला हिपेटिका कहते हैं, जिसे लिवर फ्लू कहा जाता है। फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका कहते हैं जिसे। वो परजीवी होता है, वो लीवर सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में आपकी शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा। दूध को दही में कौन बदलता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो बदलते हैं। और दूध को दही में बदलते हैं तो दही में कौन सा एंजाइम एसिड पाया जाता है, तो इसमें आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पूछे जा सकते हैं। केसिन प्रोटीन, लैक्टोज शर्करा और दही में लैक्टिक अम्ल। यहाँ पर देखिए कैल्शियम प्रोटीन को, दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलने का कार्य कौन करता है, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज। देखिए बच्चों की हम बात करें ना, बच्चों, तब तो उसमें आपका रेनिन हो जाएगा राइट आंसर। अगर वैश्य की अगर लिखा हुआ मिले तो आप पेप्सिन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो रेनिन हो जाएगा। 33 है, आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन, ये कई बार बताया था कि प्रोटीन से संबंधित जो एंजाइम आते हैं,
आमाशय की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन, ठीक है। इसके अलावा अगर आंत में हम बात करें तो यहाँ पर एक तो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, एक काइमोट्रिप्सिन यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों ही आपके आंत से संबंधित है। काइमोट्रिप्सिन ये दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं और आंत में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रेनिन आपका दूध का पाचन करता है, ये आमाशय में होता है, लेकिन पेप्सिन आमाशय में पाया जाता है और ये आपका पाचन करता है प्रोटीन का, ठीक है। 34 है देखिए, HCl का स्रावण आमाशय में कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है। मैंने बताया था जठररस का सिक्रेशन होता है और HCl का स्रावण जो होता है आमाशय में किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, म्यूकस कोशिकाओं के द्वारा। म्यूकस कोशिकाएं ये म्यूकस का स्रावण करती है, श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है। चीफ कोशिकाएं एंजाइम का सिक्रेशन करती है। एंजाइम जो आमाशय में एंजाइम पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो पेप्सिन होता है, एक आपका रेनिन होता है और एक जठरीय गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ये एंजाइम जो होते हैं ये आपकी चीफ कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। ऑक्सेंटिक या अम्लजन कोशिकाएं जो होती हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लजन कोशिकाएं। अम्लजन कोशिकाएं जो होती है ये HCl का सिक्रेशन करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। HCl हमारे आमाशय के अंदर 1.2 pH को बनाकर रखता है, जिससे कि सभी एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो सके और जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने का कार्य करता है। HCl ज्यादा मात्रा में हो जाए जिससे हमारे आमाशय की भित्ति जल सकती है, इसको बचाने के लिए म्यूकस कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। 35 देखिए क्वेश्चन आ गया, देखिए आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। देखिए सेकंड का भी कुछ छोटा सा पॉइंट होता है जिसमें ये एंजाइम एक्टिव होता है ना। टाइलिन आपके मुख गुहा में पाया जाता है तो ये तो होगा नहीं, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम भी मुख गुहा में होता है तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ट्रिप्सिन आपका आंत में होता है। अब बचा कौन सा, एक एंजाइम बचा जठर लाइपेज। ये जठर लाइपेज होता है कुछ समय के लिए एक्टिवेट होता है, वसा का पाचन शुरू करता है। 36 है, HCl का कार्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया था कि HCl का कौन सा कार्य है, देखिए जीवाणुओं को नष्ट करना है, सबसे पहला तो ये है। टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देना, क्योंकि आमाशय में आप याद रख लीजिए आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका कारण ये है कि टाइलिन एंजाइम जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय एंजाइम जो होते हैं अम्लीय माध्यम बनाकर के उनको सक्रिय किया जाता है, चाहे वो पेप्सिन हो, रेनिन हो, इन एंजाइमों को। और ऑप्शन डी है सभी, तो ये सभी कार्य हैं आपके HCl के। 37 देखिए, मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है। मुख गुहा है, मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा में भोजन का पाचन हुआ, भोजन आपका मिल गया लार के साथ और लाल से मिलते ही लसलसा भोजन हो जाता है। लसलसा भोजन होता है जिसको निगला जाता है। जब इसको निगलती है ना तो उस समय इस भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, बोलस कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, बोलस इसका राइट आंसर। अब ये कायम और कायल आ जाता तो इनके बारे में भी बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार तभी बताता हूँ। देखिए अगर आमाशय में पाचन होता है, आमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है और पाचन के बाद जब ये आपका आंत में पहुंचता है, आमाशय में पाचन के बाद आंत में पहुंचता है तो आमाशय में पाचन होते ही इसको हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। आमाशय में पाचन के बाद भोजन को कायम कहा जाता है और आंत में पाचन के बाद भोजन को कायल कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें आपकी याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, बोलस। 38 देखिए, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को क्या कहलाता है। जब आमाशय में भोजन का पाचन होता है तब उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम कायम कहते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है अगर छोटी आंत या आंत में पूछे तो कायल होगा, निवाला हम बोलस को ही कहते हैं। 39 देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है। बताया मैंने बच्चों में केवल रेनिन ऐसा एंजाइम है वो जो बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में, और ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। दूध की जो प्रोटीन होती है उसको कैल्शियम पैराकेसिन में बदल देता है। तो यहाँ पर टाइलिन ये स्टार्च का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन पेप्सिन का, लेकिन रेनिन दूध का पाचन करता है। ऑप्शन सही हो जाएगा, जो केवल बच्चों में पाया, तभी तो बच्चों को हम दूध ज्यादा पिलाते हैं। आमाशय में HCl के प्रभाव, अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर ये आपने कहा बच्चों में पाया जाता है, तो बड़ों में दूध का पाचन कौन करता है, जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं या वयस्क में दूध का पाचन कौन करेगा, तो जो पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिन ये करेगा दूध का पाचन। आमाशय में HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है। अगर HCl है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आमाशय की भित्ति जल सकती है ना, एसिड है, तो इस भित्ति को जलने से बचाने के लिए यहाँ पर दो श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है जो श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, यानी कि म्यूकस होता है जो आमाशय होता है ना, इस प्रकार से आमाशय। तो इस आमाशय के ऊपर जैसे कि HCl की मात्रा बढ़ी तो यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है, वो लेयर होती है आपकी म्यूकस की, वो इसको जलने से बचाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आमाशय छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा हुआ, आमाशय छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ना, दोबारा से बना, लेकिन क्या दिक्कत। ये देखिए ये आमाशय है तो ऊपर तो आपका गर्शिका से जुड़ा होता है, ये आमाशय स्टोमक। नीचे यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है और ये इंटेस्टाइन का ग्रहणी वाला भाग, ग्रहणी वाला भाग, ठीक है ना, ग्रहणी, और ग्रहणी वाला भाग है। तो ये किसके साथ में जुड़ा होता है, आमाशय छोटी आंत के कौन से भाग से जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहणी, ग्रहणी हो जाएगा। तीन भाग होते हैं आपकी छोटी आंत की, एक तो आपका ग्रहणी है, फिर इलियम, फिर जेजुनम, ये तीन भाग होते हैं।
42 है, देखिए भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां पर होता है। सर्वाधिक पाचन की बात आए, सर्वाधिक पाचन की, तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां पर होता है। तो देखिए मुख के अंदर तो पाचन की शुरुआत होती है, अगर शुरुआत पूछे पाचन की तो आपका मुख गुहा आंसर होगा, ठीक है ना। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत पूछे, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत पूछे तो कौन होगा, तो आपका आमाशय हो जाएगा। वसा के पाचन की शुरुआत पूछे तो आपका आंत हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपका मुख हो जाएगा। यहां पर पूछा कि सर्वाधिक पाचन और अवशोषण तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। 43 है, देखिए लीवर या यकृत से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। लीवर या यकृत से संबंधित अध्ययन है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या हिपेटोलॉजी। देखिए कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत तो हम कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का अध्ययन करते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी के उपास्थि। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत जो कैंसर कोशिकाएं होती है ना, कैंसर सेल्स, उन कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन हम ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन हिपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है, यकृत की जो संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। 44 है, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सामान्य, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले सामान्य रूप से, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले आपसे ग्रंथि, और एक पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, सिंपल रूप से सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो यकृत हो जाएगी, ठीक है ना। याद रख लेना, ये दोनों ही डिफरेंस क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन अलग अलग आपको समझना भी कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी, लीवर हो जाएगी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो जाएगी। 45 आज का देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम देखते हैं डेली, तो आज का देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन यकृत के संबंध में असत्य कथन है। यकृत से संबंधित आपको गलत कथन यहाँ पर बताना है। देखिए पितरस का श्रावण है पिताशय में होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो तीन चीजें आपकी क्लियर कर देता हूँ। देखिए यकृत जो होती है, ये आपकी यकृत है और इधर आपका पाया जाता है स्टोमक, ठीक है। ये स्टोमक हो गया, और यहाँ पर इससे जो एक जुड़ी रहती है, संरचना जुड़ी रहती है जिसे हम गाल ब्लैडर या बाइल कहते हैं, ये आपकी यहाँ पर आगे जुड़ी, ठीक है। समझ लेना इसको, इसमें दो लोग होते हैं, ये आपकी यकृत है। यार पितरस का श्रावण पिताशय में होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पितरस का श्रावण यकृत करती है, लेकिन इसका संचय जो होता है, संचय पितरस का संचय ये आपका गाल ब्लैडर में होता है, पिताशय में होता, मतलब ये आपका गलत है, पहला ही गलत है। लीवर में पितरस का श्रावण होता है, ये बिल्कुल सही है। आपकी यकृत में पितरस का श्रावण होता है, लेकिन यहाँ से आकर के ये इसमें स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर कह सकते हैं या पिताशय कहते हैं, इसके अंदर आपका स्टोर हो जाता है, संचय हो जाता है। यकृत कोशिका कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अमोनिया में ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑर्निथिन साइकिल आपका यकृत में होता है और इसके द्वारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों ही सही है, ए आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पित्ताशय होता है ना, पित्ताशय याद रख लेना, पित्ताशय जो होता है ये पित्त का संचय करता है, पित्त का संचय करता है, श्रावण नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन याद है। पितरस का संचय कहाँ होता है, पितरस का संचय कहाँ होता है, ये मैंने कल आपको बताया था। पितरस का जो संचय होता है ना, आपकी यकृत ग्लैंड पाई जाती है, ये यकृत ग्लैंड, और यहाँ पर आपका अमाशय पाया जाता है, अमाशय, ठीक है। ये अमाशय होता है, यहाँ पर आपकी वो होती है, क्या होती है, अग्नाशय ग्लैंड। और पितरस की हम बात करें, पितरस को हम ब्लैक कलर से बना लेते हैं, ये आपका पितरस हो गया, ठीक है। यकृत जो होती है ये क्या करती है, बाइल का सिक्रेशन करती है, और बाइल का सिक्रेशन करके ये भेज देती है आपके पित्ताशय के, पित्ताशय के अंदर भेज देती है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से ये आपका जाता है इसके अंदर, तो आपकी पेंक्रियाज होती है उसकी डक्ट के अंदर जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है, चलो बाइल का सिक्रेशन है, ये बाइल का सिक्रेशन या पितरस का सिक्रेशन तो यकृत करती है, लेकिन पितरस का जो स्टोर है, संचय करने का काम कौन करता है, तो पित्ताशय करता है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो यकृत तो क्या करती है, श्रावण करती है, पितरस का श्रावण। अग्नाशय के अंदर पित्त जाता है बाद में, और ये ऑप्शन जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। गाल ब्लैडर या पित्ताशय जो होता है ये पितरस का संचय करता है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुफर सेल्स किस में पाई जाती है, अग्नाशय के अंदर, लीवर के अंदर, प्लीहा में, या मुख गुहा के अंदर। देखिए जो लीवर होता है ना, लीवर, इस लीवर के अंदर ही आपको कुफर सेल्स देखने को मिलती है, और ये भक्षकाणु प्रकृति की होती है, भक्षकाणु प्रकृति की होती है, ये ध्यान में रख लेना आपको। अग्नाशय एक मिश्रित ग्लैंड होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है और एंजाइम का सिक्रेशन भी करती है। ये अग्नाशय रस सिक्रेट होता है, इससे आगे हम जब इसकी बात करेंगे तो उस समय बात कर लेंगे। प्लीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। देखिए इसमें जब ब्लड जो होता है ना, वो आकर के इसी के अंतर्गत क्या होता है, नष्ट होता है। इस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी इसी के अंदर आके नष्ट होती है।
आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है। इसमें ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है, तो ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको। और मुख हुआ कि मैंने पहले बात कर ली है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है? पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहते हैं? जठर रस को, अग्नाशय रस को, पित्त को या आंतरिक रस को? तो यहाँ पर देखिए इनकी काम से आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अग्नाशय रस होता है ना, अग्नाशय रस, इसको हम पूर्ण पाचक रस कह सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीव जंतुओं का संचित भोजन होता है। जीव जंतुओं का संचित भोजन कौन सा क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स, उनका संचित भोजन क्या होता है? और एक आप याद रख लेना, प्लांट का संचित भोजन क्या होता है, प्लांट्स का संचित भोजन क्या होता है, दोनों पता होना चाहिए। देखिए एनिमल्स की हम बात करें तो इनका संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन। एनिमल्स जो होते हैं इनका संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, और प्लांट के अंदर संचित भोजन स्टार्च हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही निर्मित होता है। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल्स की जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, उसमें सेलुलोज उपस्थित होता है। स्टार्च के बारे में मैंने बता दिया कि प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है ये। और काइटिन, ये आपकी जो फंजाई होती है ना, फंजाई कवक जो होते हैं, उन फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी, ठीक है। और ग्लाइकोजन हमारा स्टोर फूड होता है। ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये आपका यकृत में स्टोर होता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो इसकी हम आगे बात करने वाले। 51 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यकृत में कौन सी कोशिकाएं भक्षकाणु की तरह कार्य करती है? यकृत में कौन सी कोशिकाएं भक्षकाणु की तरह कार्य करती है? प्लीहा, मेंशन कोशिकाएं, मोनोसाइट। मोनोसाइट तो WBC है, ये तो ब्लड में पाई जाती है, तो टूफर कोशिका हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक ये किसमें पाए जाते हैं? जठर रस में, आंतरिक रस में, या पित्त रस में, या उपयुक्त रस में? तो पित्त रस हो जाएगा। पित्त रस में आपको बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन देखने को मिलते हैं। जब किसी को पीलिया जो हो जाता है ना, पीलिया रोग बोलते हैं, जॉन्डिस, इससे आपका लीवर प्रभावित होता है। लीवर इसलिए प्रभावित होता है कि ये इनकी मात्रा ज्यादा करने लग जाता है, इस कारण हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है। मूत्र में भी पीले जो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन का स्राव होता है, निष्कासन होता है। 52 हो गया। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण है वो किससे के द्वारा किया जाता है? तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत करती है, ठीक है। प्लीहा ब्लड बैंक कह देते हैं इसको, आरबीसी का कब्रिस्तान कह देते हैं, क्योंकि प्लीहा के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है, इसमें नष्ट भी होती है। ये आपकी प्लीहा जो होती है ना, ये आपकी वयस्क अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन करती है। अस्थि मज्जा जो होती है, बोन मैरो, ये भी वयस्क अवस्था में ब्लड का फॉर्मेशन करती है, वयस्क अवस्था में रुधिर का निर्माण। और क्वेश्चन पूछा है कि भ्रूणीय अवस्था में, तो भ्रूणीय अवस्था में आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कंफ्यूजन नहीं होना। 54 है, देखिए वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? पायसीकरण वसा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वसा होती है ना, वसा, इसका जो पायसीकरण होता है ये पितरस के द्वारा होता है। कैसे होता है देखिए बता देता हूँ। पितरस होते हैं बड़े बड़े गोले होते हैं, ये ऐसे बड़े बड़े गोले होते हैं पितरस इसके वसा के। और जैसे इस पे पितरस कार्य करता है, पितरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, ये याद रखना। ये सिर्फ वसा के जो बड़े बड़े गोले होते हैं उनको छोटे छोटे गोलों में परिवर्तित कर देता है, जिसको पचाने में आसानी रहती है। इसके ऊपर आपका जो लाइपेज होता है वो आराम से कार्य कर सकता है। तो पितरस पायसीकरण का काम जो होता है ये पितरस के द्वारा किया जाता है। वसा के बड़े गोलों को छोटे छोटे आकार में तोड़ना, जठर रस या आमाशय से, और आंतरिक रस आंत से। 55 देखिए 15 क्वेश्चन देखने वाले तुम्हें 30 50 15 हो गए हमारे, 15 से ज्यादा देख लेना। चलो 60 कर लेते हैं, 60 के बाद में आगे हम देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में बदलता है, इसको क्या कहते हैं? कि इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब संश्लेषण, इसका ग्लाइकोजन का, तो इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस लाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइकोजन, इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन। ग्लूकोज में परिवर्तन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनियोलाइसिस। तो इसमें देखिए एमिनो एसिड या फिर जो प्रोटीन होते हैं ना, एमिनो एसिड या प्रोटीन से अगर ग्लाइकोजन का निर्माण होता है एमिनो एसिड या प्रोटीन से, तब इसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये हो जाएगा कि ग्लूकोज का निर्माण, और ग्लूकोज का निर्माण भी किससे? एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। लीवर खून की दरारें पाई जाती है, तो लीवर खून की दरारें किसमें मिलती है? लीवर खून की दरारें यकृत में तो नहीं होती है, अग्नाशय में नहीं होती है, अग्नाशय ये ग्रहणी और इलियम में देखने को मिलती है लीवर खून की दरार। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन जो है परिवर्तन क्या कहलाता है, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकोज में ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है।
ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि जो एमिनो एसिड होते हैं, फैट्स होती हैं, उनसे ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। और एक होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसमें एमिनो एसिड और फैट से आपकी ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। लीवर कुहन की दरारें है, ये किसमें पाई जाती है, तो ये आपकी देखिए ये यकृत, आमाशय, अग्नाशय, यहाँ पर ग्रहणी और इलियम हो जाएगा। इसमें आपके लीवर कुहन की दरारें है वो देखने को मिलती है। 57 नंबर का देखिए, पीछे 56 तक हमने देख लिए थे कल वाली क्लास में, हम 57 से स्टार्ट करते हैं कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि यानी कर्णपूर्वा ग्रंथि, अधोजीव्या ग्रंथि या अधोजंब ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो 3 जोड़ी आपको लार ग्रंथियां देखने को मिलती है ह्यूमंस के अंदर। सबसे बड़ी हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट, पैरोटिड ग्रंथि या कर्णपूर्वा ग्रंथि जो होती है हमारी टेम्पोरल अस्थि के नीचे की ओर पाई जाती है, तो वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। 56 थोड़ा सा उल्टा हो गया क्या। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। देखिए, जब अग्नाशय ग्रंथि की हम बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है। एक तो एसिनाई की कोशिकाएं, एसिनाई सेल्स, और एक लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं 2 प्रकार की सेल्स हमें देखने को मिलती है, पहली एसिनाई सेल्स और दूसरी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है किसमें पाई जाती है। यकृत ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में, आमाशय में, छोटी आंत में। बता दिया मैंने कि अग्नाशय या पेंक्रियाज के अंदर पाई जाती है एसिनाई सेल्स या लैंगरहैंस की दीपिका। इनका कार्य क्या होता है अभी हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे इसकी। 59 का देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है आहार नाल का। मुख, ग्रीशिका, आमाशय और छोटी आंत। तो इंटेस्टाइन हो जाएगा, छोटी आंत सबसे लंबी होती है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि से देखिए, एक तो आपका इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है, क्या काम करता है इंसुलिन। ये आपका जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है ना, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। एक इसके द्वारा स्रावित होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन देखिए, इंसुलिन की कमी से डिजीज भी हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, ये शुगर लेवल को कम करने का काम करता है इंसुलिन। ग्लूकागोन इसका उल्टा काम करेगा। ये जो ग्लाइकोजन जो है ना हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा और तोड़ करके ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। देखिए, जब ये हमारा ब्लड होता है, इसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड के अंदर अगर ज्यादा होता है, तब तो आपका सिक्रेट होता है इंसुलिन। इंसुलिन ये काम करता है। अगर यहाँ पर ब्लड का लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है, तब आपका ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। ये लीवर पर कार्य करके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, एक होता है सोमेटोस्टेटिन, ये वृद्धि हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ये तीनों ही हार्मोन आपके अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 61 देखिए, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेटिंग एंड बेस्ट, अल्टमान, रॉबर्ट हुक और फोंटाना। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, रॉबर्ट हुक की हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिक की खोज की थी। ठीक है, केंद्र का अलग है और केंद्रिका अलग है। केंद्रिका की खोज की थी। और इंसुलिन की यहाँ पर हो जाएगा बेटिंग और बेस्ट हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी तो बताया मैंने, मधुमेह रोग हो जाता है। तो ऑप्शन एक आपका राइट हो जाएगा, मधुमेह डिजीज हो जाएगा। अगर ब्लड में आपकी ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम। 63 नंबर का क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। देखिए, लाइपेज अग्नाशय ग्रंथि से,
काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन सभी होते हैं ये तो। लाइपेज है, ये स्रावित होता है आपका, काइमोट्रिप्सिन है, अग्नाशय ग्रंथि से सिक्रेट होता है ये, और एक ट्रिप्सिन भी आपका अग्नाशय ग्रंथि से सिक्रेट होता है। ये आपका वसा का पाचन करता है, ये दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। रसांकुर का कार्य क्या होता है? रसांकुर, पहला तो ये क्वेश्चन पाए कहाँ जाते हैं, तो ये आपकी छोटी आंत में देखने को मिलते हैं। छोटी आंत या ग्रहणी के अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है अवशोषण का होता है, अवशोषणीय सतह को ये बढ़ा देते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वसा का अवशोषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा वसा का अवशोषण किया जाएगा? सामान्यतः हम बात करें तो देखिए जो ब्लड सेल्स होती है उनके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है, लेकिन वसा का अवशोषण है वो ब्लड सेल्स के द्वारा नहीं होता है, अवेसल्स के द्वारा नहीं होता। तो इसमें लैक्टियल कोशिकाएं पाई जाती हैं, वसीय केशिकाएं देखने को मिलती हैं। लैक्टियल वेसल्स या वसीय केशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा वसा का अवशोषण होता है। यही हो जाएगा। रसांकुर कोशिकाएं मैंने बता दिया, कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है, उपयोग सभी होगा नहीं। 66 देखिए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? छोटी और बड़ी आंत होती हैं। जो छोटी आंत जो होती है ना, उसका लंबाई ज्यादा होती है लेकिन व्यास कम होता है, इस कारण उसको छोटी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है और व्यास ज्यादा होता है, इसका उसको बड़ी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना, प्रोटीन का पाचन करना, वसा का पाचन करना या कार्बोहाइड्रेट का पाचन। देखिए बड़ी आंत में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि इसमें जल का अवशोषण होता है। प्रोटीन का पाचन देखिए एक तो आमाशय में होता है, आप याद रख सकते हैं, और एक छोटी आंत में आपका प्रोटीन का पाचन होता है। शुरुआत प्रोटीन की आमाशय से होती है। वसा का पाचन है ये आपकी छोटी आंत में देखने को मिलता है, आमाशय में नहीं होता है, छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, ये देखिए तीनों जगह आपको देखने को मिलता है, आमाशय में नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो दो ही जगह हम कर सकते हैं, एक तो आपका मुख गुहा में होता है और एक आपका आंत में होता है, छोटी आंत में। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। 67 देखिए, मल में दुर्गंध किसके कारण आती है? मल जो हम फीसेज या अपशिष्ट जो तैयार करते हैं तो उसमें दुर्गंध किस कारण आती है? इंडोल व स्केटेल के कारण, HCl के कारण, जठररस के कारण, रेनिन के कारण। ये तीनों आपके आमाशय से संबंधित हैं। ये ऑप्शन एक हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंडोल और स्केटोल पाए जाते हैं जिसके कारण मल में दुर्गंध आती है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में अवशेषीय अंग कौन सा है? मनुष्य में अवशेषीय अंग कौन सा होगा? कर्मी रूपी प्रेषेसिका, कोलन, इलियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब आप बड़ी आंत की संरचना देखते हैं ना, बड़ी आंत, जब बड़ी आंत की स्ट्रक्चर देखते हैं इस प्रकार की होती है छोटे आंत इसमें कुंडलित रूप से पाए जाती है। तो ये वाला जो पार्ट ना जो आगे से बंद रहता है इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ये कर्मी रूपी परिशेषिका होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स होता है जो कि अवशेषीय अंग के रूप में काम करता है, कोई काम नहीं होता है इसका। 70 कितना हो गया? 70 हो गया क्या? 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आज हम हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मिला नहीं, 75 देखेंगे आज, 75 ही देखेंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपके कम से कम 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। लार का पीएच कितना होता है? 6.8 होता है, बिल्कुल ही सही है आपका। पितरस का पीएच 7.7, ये भी क्षारीय होता है, ये भी सही है। ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है। अग्नाशय रस का पीएच 7.8। जठरस का पीएच 1.8 होता है। जठरस का हम 1.8 फिर 1.2 भी आपको देखने को मिल सकता है। दूध का 6.4 होता है। यूरिन मूत्र का 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। आशुद्ध जल का सेवन होता है। मतलब ये सभी मिलान किए गए हैं। आपके 8 जो पॉइंट होते हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है।